Hello everyone. I hope you all are doing good. So we were discussing marathon session for irrigation. इससे पहले भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया, सॉइल कंप्लीट कर लिया है, फिर बीएमसी कंप्लीट कर लिया है, इरिगेशन रनिंग है हमारा, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। एनालिसिस ऑफ डैम चल रही है हमारी। डैम में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन करी थी फोर्सेस की, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज वर बीइंग डिस्कस। अपलिफ्ट फोर्स क्या था, वाटर प्रेशर क्या था, और अर्थक्वेक फोर्स भी कंप्लीट कर लिया था। वी हैव टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक फोर्स आल्सो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में इसकी रेफरेंस निकाली थी। तो काफ़ी फोर्सेज हमने कंप्लीट कर लिए थे। एन नंबर ऑफ फोर्सेज वी हैव कंप्लीटेड। सल्फेट क्या था, आज उसका आगे कंटिन्यू करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग ऑन द डैम, और उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस भी करी जाएगी। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। जो भी मेरी फ्री क्लासेस हैं उसको हमने क्लब करके एक ही जगह पे जमा कर लिया है। इस बार कोड की मदद से आप उन सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस ऑल माई क्लासेस डायरेक्टली बाय स्कैनिंग दिस बार कोड। नेक्स्ट योर नेक्स्ट कॉम्बैट, आपका जो अगला कॉम्बैट है 14 अगस्त को है, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है। इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है अप टू 90% उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। देन यू कैन सेव अप टू 44%, अप टू 44% सेव कर सकते हैं ऑन टेकिंग गेट एन ESE सब्सक्रिप्शन विद अ फ्री एक्सटेंशन अप टू 6 मंथ। 6 मंथ तक का एक्सटेंशन लेके 44% तक की सेविंग निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब लेस देन 6 मंथ आर अवेलेबल टू गो फॉर गेट 2023। बहुत सारी PSUs आ रही हैं जो से रिक्रूट कर रही हैं, जैसे बार्क है, CIL है, ONGC है, DRDO, NHAI है, HPCL है, IOCL है, CRIS है, PGCIL है, GAIL है। So there are n number of PSUs which are recruiting through your gate score. So you have to hurry up, buckle up and start preparing for this examination. Then printed notes are also available for gate. जो printed notes हैं वो भी available है हमारे gate के लिए। For plus and iconic subscribers you can avail them. आप इसको avail कर सकते हैं। देन ऑन योर सब्सक्रिप्शन नो कॉस्ट EMI भी लॉन्च कर दी गई है। सो नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड, सो इफ यू वांट यू कैन अवेल इट ऑल्सो, आपके बेनिफिट के लिए। जितने भी फीचर्स हैं हमारे, वॉट एवर फीचर्स आर देयर फॉर आइकॉनिक ओवर दी प्लस कैन बी अवेल्ड एट अ मिनिमल कॉस्ट। आप एक मिनिमल कॉस्ट पे इसको अवेल कर सकते हैं। देन 18 अगस्त को हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच। टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज सर्वेइंग। सर्वेइंग स्टार्ट हो रही है हमारी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर गेट एंड ESE एग्जामिनेशन यू कैन गो फॉर दिस। इसके लिए आप जा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर। हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, फोर्सेस कंप्लीट हो गए थे, तो यहाँ तक भी हो गई थी हमारी कहानी। ये फोर्सेस बता दिया था। तो 4 फोर्सेस मैंने आपको बता दिए थे। एक सल्फेट था, दूसरा वाटर प्रेशर था, फिर अपलिफ्ट प्रेशर था, और देन लास्ट में हमारी थी अर्थक्वेक फोर्सेस। अर्थक्वेक फोर्सेस भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया था, वर्टिकल अलग बताया था, हॉरिजॉन्टल अलग बताया था। तो दोनों चीज़ें अलग अलग करी थी हमने। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द फोर्स, अगला फोर्स जो अवेलेबल है, सो नेक्स्ट ऑफ द फोर्स, सो अगला फोर्स जो अवेलेबल है उसको हम क्या बोल देते हैं? अगला फोर्स जो अवेलेबल है उसको हम क्या बोल देते हैं? सिल्ट प्रेशर बोल देते हैं। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? सिल्ट प्रेशर। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी डैम के बॉटम पे आके, वो भी क्या लगाएगी? एडिशनल प्रेशर लगाएगी। दैट विल ऑल्सो एक्सर्ट एडिशनल प्रेशर। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे अर्थ प्रेशर निकालते हैं। तो सिल्ट क्या है? सॉइल ही तो है। दूसरा, ये सेटल हुई है किसके अंदर? पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये सबमर्ज्ड होगी, इट विल बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डैम बना के दिखा दिया आपको। लेट अस सपोज ये डैम है। अपस्ट्रीम साइड पे पानी को भी दिखा दिया, तो अपस्ट्रीम साइड पे पानी को भी दिखा दिया। सो ऑन अपस्ट्रीम साइड वाटर इज ऑल्सो बीइंग शोन टू यू। ये बेस है हमारे डैम का, बेस ऑफ द डैम, और यहाँ पे आके हमारे ये सिल्ट डिपॉजिट हो गई है। सॉइल ही है, अर्थ प्रेशर ही है, तो इट इज अर्थ प्रेशर ओनली। तो कैसे निकालोगे? जैसे आपने पानी का प्रेशर निकाला था, फर्क बस क्या है? कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड। तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दो के साथ। तो अगर सिल्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाओगे, ये है हमारा सिल्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये हमारे सिल्ट का प्रेशर है। दूसरा, सबमर्ज स्टेट में तो सबमर्ज यूनिट वेट यूज करोगे, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिल्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ दिस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सो हाफ KA गामा सबमर्ज्ड इनटू H स्क्वायर। अब ध्यान रखना, गामा सबमर्ज्ड है ये, क्यों? क्योंकि सिल्ट यहाँ पे समझ, और पानी को तो आपने सेपरेटली डील कर ही लिया वाटर प्रेशर के अंदर। तो टेक प्रॉपर केयर, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो सिल्ट प्रेशर के अंदर, सिल्ट की यूनिट वेट कौन सी चलेगी? सबमर्ज यूनिट वेट चलेगी। सो दिस विल बी सबमर्ज्ड
यूनिट वेट ऑफ सिल्ट, यूनिट वेट ऑफ सिल्ट। डैम की जो टेंडेंसी है वो पानी के प्रेशर की वजह से दूर जाने की है, तो एक्टिव प्रेशर है, इट इज एक्टिव प्रेशर। तो के क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है, सो इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। फाइव क्या है, फ्रिक्शनल एंगल है किसका, सॉइल का। सॉइल क्या है हमारी, सिल्ट है। ये सेम कहानी, एग्जैक्टली सेम थिंग। अगर लेट सपोज हमारा जो फेस है वो इंक्लाइंड होता तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ता, आपको सिल्ट का वेट भी कंसीडर करना पड़ता, जैसे आप पानी का वेट कंसीडर करते हो। एज यू कंसीडर द वेट ऑफ द वाटर यू हैव टू कंसीडर द वेट ऑफ द सिल्ट आल्सो। दोनों चीजें आ जाती। क्लियर है पूरी कहानी। तो ये हमारा सिल्ट प्रेशर हो गया। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द एनालिसिस ऑफ द सिल्ट कैन बी डन बाय कंसीडरिंग इट टू द इक्विवेलेंट फ्लूइड व्हिच इज एक्सर्टिंग द यूनिट वेट इक्वल्स टू 3.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अभी जो सिल्ट की जो आपने कहानी करी, इसको मैंने क्या किया, एक अलग तरीके से बताया। अलग तरीका क्या, पीछे वाला तरीका तो काम कर ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैसे कर सकते हो, आप सिल्ट को कंसीडर कर सकते हो कि वो एक फ्लूइड के इक्विवेलेंट है। आप सिल्ट को कंसीडर कर सकते हो वो एक फ्लूइड के इक्विवेलेंट है, और इसका जो यूनिट वेट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो है 3.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वर्टिकल फोर्स जो है, यानी इसका वर्टिकल फोर्स निकालने के लिए जो आप यूनिट वेट कंसीडर करोगे वो कितना लोगे, 9.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है। तो ये आप फ्लूइड का कंसीडर मान लो, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालोगे तो भैया 3.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट। फ्लूइड कंसीडर करना है, आप समझ मत लगा देना, सॉइल का समझ यूनिट वेट होता है। तो कहने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर को मल्टीप्लाई करके, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर को मल्टीप्लाई करके क्या किया आपने, इक्वलेंट यूनिट वेट निकाल लिया फ्लूइड का। वर्टिकल फोर्स निकालोगे तो यूनिट वेट लोगे 9.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए आगे, चलिए कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द डिजाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी डैम द सिल्ट प्रेशर इज नॉट कंसीडर्ड। जो हमारी ग्रेविटी डैम की डिजाइनिंग होती है इसमें सिल्ट प्रेशर कंसीडर ही नहीं किया जाता। क्यों भैया, इनिशियल स्टेज में तो सिल्ट मिलेगी नहीं आपको, इनिशियल स्टेज में तो सिल्ट मिलेगी नहीं आपको, ये तो टाइम के साथ डिपॉजिट होती है, तो हटाओ इनिशियल स्टेज में। फाइनल स्टेज में जो हमारी सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है, ये हमारे रिजर्वोयर को इम्परमेबल बना देती है। अगर हमारे सॉइल को इम्परमेबल बना देती है, रिजर्वोयर को इम्परमेबल बना देती है, तो ये अपलिफ्ट प्रेशर को घटाती है। तो सिल्ट प्रेशर डिस्टेबलाइजेशन कर रहा था, हाँ समझ में आता है, पर इसने क्या किया, सीपेज को भी तो घटाया, तो अपलिफ्ट प्रेशर घटा यानी स्टेबलाइजेशन आई, तो दोनों काउंटरैक्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए सिल्ट प्रेशर को कंसिडर नहीं करते। चले, शैल वी कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हाट, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, वेव प्रेशर। पीछे सिल्ट प्रेशर था, अब हम बात करेंगे किसकी, वेव प्रेशर की। अब वेव्स क्या होती है, दीज वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द रिजर्वायर। क्यों जनरेट होती है, बाय ब्लोइंग विंड विच कॉजेज द प्रेशर टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड। जो प्रेशर को एक्सर्ट कराती है कहाँ पर, डाउनस्ट्रीम साइड पे, it exerts the pressure over the downstream side. So waves are generated over the surface of the reservoir by the blowing wind which causes the pressure towards the downstream side. जो pressure exert करती है डैम के ऊपर डाउनस्ट्रीम साइड पे। बना के दिखा देता हूँ, देखो ये लो डैम बना के दे दिया वापस। ये मैंने आपको रिजर्वायर बना के दिखा दिया, दिस इज ए रिजर्वायर विच आई हैव शोन। ये लो, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू।
अब विंड के ब्लो होने की वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं हमारे डैम के ऊपर, कहाँ पर, डाउनस्ट्रीम साइड पे। तो ये हमारी अपस्ट्रीम साइड है, ये हमारी डाउनस्ट्रीम साइड है, तो बना के दिखा दिया। तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वेव की वजह से कहाँ पर, डाउनस्ट्रीम साइड पे। तो पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है कि waves are generated on the surface of the reservoir by blowing winds which causes the pressure towards the downstream side. क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये जो वेव प्रेशर होता है ये डिपेंड कर जाता है वेव की हाइट के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। दिस वेव प्रेशर डिपेंड्स अपॉन दी हाइट ऑफ द वेव। तो वेव प्रेशर हमारा डिपेंड कर जाएगा वेव की हाइट पे। वेव की हाइट कैसे निकालते हैं? वेव की हाइट निकालने के लिए हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, दोनों रिलेशनशिप लिखे हुए हैं, बोथ द रिलेशनशिप्स आर मेंशन्ड। 0.032 स्क्वायर रूट ऑफ वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 एफ की पावर 1/4, अगर एफ 32 किलोमीटर से कम है। 0.032 स्क्वायर रूट ऑफ वी एफ अगर एफ की वैल्यू 32 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो आपने दोनों एक्सप्रेशन में देखा कि भैया ये एफ एफ आ रखा है, दोनों एक्सप्रेशन में देखा ये एफ एफ आ रखा है। भैया क्या है ये एफ एफ? इसको हम बोलते हैं फेच। तो अगर फेच 32 किलोमीटर से ज़्यादा है और फेच अगर 32 किलोमीटर से कम है तो दोनों केस में हाइट ऑफ वेव का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है एम्पेरिकल रिलेशनशिप। इन दोनों एक्सप्रेशन में जो v है वो है हमारी विंड वेलोसिटी, दैट शुड बी इन किलोमीटर पर आवर। और एच डब्ल्यू क्या है हमारी? एच डब्ल्यू है हाइट ऑफ द वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रेस्ट टू द बॉटम ऑफ द ट्रफ। एच डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट द मीनिंग ऑफ एच डब्ल्यू? ये हमारी हाइट ऑफ वेव। तो एच डब्ल्यू सिग्निफाई करती है हाइट ऑफ वेव। अब मुझे हाइट ऑफ वेव दिखानी है आपको। भैया हाइट ऑफ वेव क्या है? जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया है, इट इज द हाइट ऑफ द वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रेस्ट। ये देखो क्रेस्ट का टॉप टू द बॉटम ऑफ द ट्रफ। तो क्रेस्ट के टॉप से लेके ट्रफ के बॉटम तक की जो दूरी निकल के आती है, तो क्रेस्ट के टॉप से लेके ट्रफ के बॉटम तक की जो दूरी निकल के आती है इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ वेव। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज हाइट ऑफ वेव। तो बात आगे रुक जाती है किसके ऊपर? फेच के ऊपर। अब फेच क्या है? द स्ट्रेट लेंथ ऑफ द वाटर अबव द रिजर्वायर इज टर्म्ड एज फेच। जो स्ट्रेट लेंथ है वाटर की अबव द रिजर्वायर इसको हम फेच बोल देते हैं। अब इस बात को भी समझना है कि भैया क्या होता है ये, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेच। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको प्लान बना के दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम कैसा है? ये जो डायग्राम अभी बना हुआ है ये तो हमारी है सेक्शन। अब अगर मैं प्लान बना के दिखाऊं तो ये रिजर्वायर का प्लान है, ऐसे दिखेगा आपको रिजर्वायर का प्लान। सो दिस इज द प्लान ऑफ द रिजर्वायर। दो केसेस बना के दूंगा मैं आपको अलग अलग कलर से। लेट सपोज पहली सिचुएशन ये है हमारी, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। कलर है हमारा लेट सपोज ब्लू कलर, ये हमारा फेच है। सो स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द वाटर अबव द रिजर्वायर इज टर्म्ड एज फेच। तो दिख रहा है यहाँ पर अगर विंड ब्लो करेगी तो वेव जनरेट होगी और उसका इम्पैक्ट भी होगा हमारे रिजर्वायर के ऊपर। पर दूसरा केस उठाया, ये हमारी फेच है, ये हमारी फेच है, यानी ये सिचुएशन है हमारी। तो या कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी विंड जनरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जो स्ट्रेट पोर्शन है वो इतना सही है, इतना भी ज़्यादा बता दिया आपको, इसको मैं फेच बोलूँगा। और पहली वाली सिचुएशन में फेच क्या है? ये ब्लू कलर वाली लाइन है पूरी, इसको फेच बोला जाएगा। तो अगर फेच ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? हाइट ऑफ वेव आपको ज़्यादा मिलेगी, हाइट ऑफ वेव ज़्यादा मिलेगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर विल कम आउट टू बी मोर। अगर स्ट्रेट पोर्शन कम है तो भैया विंड का इफेक्ट कम होगा, हाइट ऑफ वेव कम निकल के आएगी, जो प्रेशर डेवलप होगा डैम के ऊपर वो भी कम निकल के आएगा। तो फेच होता क्या है? द स्ट्रेट लेंथ ऑफ द वाटर अबव द रिजर्वायर। जो स्ट्रेट लेंथ है रिजर्वायर की, वाटर के रिजर्वायर के ऊपर, उसको हम बोल देते हैं फेच। तो ये एक ही डायग्राम में दो चीज़ें सुपर इम्पोज करके दिखा रखी है। क्लियर है? चले, शैल वी कंटिन्यू?
नोट करो फटाफट चलते। नोट कर लिया? चले चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब आपने हाइट ऑफ वेव निकाल ली एंड द हाइट ऑफ वेव इज कंप्यूटेड, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम प्रेशर की इंटेंसिटी निकालेंगे। द मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू द वेव एक्शन इज गिवन बाय अगेन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। और ये मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी कहाँ पे लगती है? एट द हाइट ऑफ एच डब्ल्यू बाई 8 फ्रॉम द स्टिल वाटर सरफेस। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखो, देखो डायग्राम बना हुआ है। तो क्रेस्ट के टॉप से लेके ट्रफ के बॉटम तक की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ वेव। जो हमारा नॉर्मल रिजर्वायर लेवल है क्रेस्ट इसके 2/3 ऊपर होती है, ट्रफ इससे 1/3 नीचे होता है। इस वेव एक्शन की वजह से प्रेशर डेवलप होगा हमारे डैम के ऊपर। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको बना के दिया ट्रायंगल के फॉर्म में। सो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो भी आपको दिख गया। सो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमारे ट्रायंगल के फॉर्म में है। ट्रायंगल की जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है प्रेशर की, ये रही मैक्सिमम इंटेंसिटी जो प्रेशर की, जो मैंने पी डब्ल्यू बोला था आपको 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। तो 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ये कितनी हाइट पे लग रहा है? इट इज एक्टिंग एट अ हाइट ऑफ एच डब्ल्यू बाई 8। इट इज एक्टिंग एट हाइट ऑफ एच डब्ल्यू बाई 8। जो मेरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइंगल बना है, इसका बेस कितना है? इसका बेस है इसका बेस है ऑफ मैग्नीट्यूड 5/3 एच डब्ल्यू। इसको एच डब्ल्यू मत कर देना, डोंट मेक इट एच डब्ल्यू, इट इज 5/3 एच डब्ल्यू, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। सो इट इज 5/3 एच डब्ल्यू। तो अगर मुझे ट्राइंगल का हाइट पता है, यानी मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी पता है, मुझे बेस पता है, तो इस ट्राइंगल का एरिया मुझे क्या बता देगा? टोटल प्रेशर का फोर्स बता देगा। तो टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा वेव एक्शन की वजह से। तो टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन कैन बी कंप्यूटेड। तो सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो टोटल फोर्स कितना आ रहा है। कैसे निकालेंगे? हाफ बेस, बेस कितना लिखूंगा? 5/3 एच डब्ल्यू। हाइट कितनी होगी? प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी बताइए हमें। मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी इज नोन टू अस। तो मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है? 2.4 गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू। क्लियर है? तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू कितनी निकल के आती है? हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस इंटू हाइट, वैल्यू कम्स आउट टू बी 19.62 एच डब्ल्यू होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये कितनी हाइट पे लगेगा? एट हाइट ऑफ, ये कितनी हाइट पे लगेगा? एट हाइट ऑफ व्हाट? 3 एच डब्ल्यू बाई 8 अबव द रिजर्वायर सरफेस। हाइट दिखानी है, देखो हाइट देख लो। तो कितनी हाइट पे लग रहा है? एट हाइट ऑफ 3 एच डब्ल्यू बाई 8 फ्रॉम द रिजर्वायर लेवल। तो ये हमारी कहानी हो गई वेव प्रेशर की। दिस इज द स्टोरी ऑफ वेव प्रेशर। नोट करो फटाफट।
चले आगे। Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। The next of the force which will act on the dam is termed as ice pressure. अगला जो फोर्स लगता है हमारे डैम के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं? आइस प्रेशर बोलते हैं। सो टेक्निकली टर्म्ड एज आइस प्रेशर। अब क्या है आइस प्रेशर? देखो, सो आइस प्रेशर क्या है देख लेते हैं। सो आइस प्रेशर ये बोलता है कि आइस मे बी फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ द रिजर्वायर एंड गेट एक्सपेंडेड। हमारा जो रिजर्वायर है इसके सरफेस के ऊपर आइस फॉर्म हो सकती है अगर टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से कहाँ चला जाए? नीचे चला जाए। तो जैसे ही टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा वैसे ही सरफेस पे क्या डेवलप हो जाएगी? आइस डेवलप हो जाएगी। इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आइस। अब वो भी क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। दैट ऑल्सो एक्सर्ट्स दी प्रेशर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बीच में वेरी करता है? 250 से लेके 1500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। क्लियर है? तो ये 7 तरह के फोर्स लगते हैं हमारे। These are the 7 different types of the forces which are being acted. खत्म कहानी। नोट करो, फिर अब इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। नोट कीजिए फटाफट, फिर चलें आगे। देन विल कंटिन्यू। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलो भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सो नाउ बी टॉकिंग अबाउट व्हाट। हम बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ द डैम। सो नाउ बी टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ द डैम। किन किन तरीकों से हमारा डैम फेल हो सकता है उसकी डिस्कशन करेंगे। सो विल टॉक अबाउट डिफरेंट मेथड्स बाय विच द डैम में फेल। तो खूब सारे तरीके डैम के फेल होने के। तो पहला तरीका जिससे हमारा डैम फेल हो सकता है इज बाय ओवरटर्निंग और रोटेशन अबाउट दी टो। डैम ओवरटर्न कर जाएगा अपने टो के अबाउट। इस बात को समझने के लिए देख लो डायग्राम, होगा ही आगे। ये रहा बना हुआ डायग्राम। तो डैम बनी हुई है, ये लो डैम बनी हुई है हमारी। तो डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डैम का फेलियर कैसे हो रहा है? हाउ द फेलियर ऑफ द डैम इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द ओवरटर्निंग। अब ओवरटर्निंग के लिए क्या करना है हमें? ओवरटर्निंग के लिए एनालिसिस करो। If the resultant of all the forces which are acting on the dam at any given section passes outside the toe, the dam shall rotate and overturn about the toe. जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं पीछे, 7 फोर्स बताए थे आपको, अगर उन 7 फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ से पास करे? टो के बाहर से पास करे। इस बात को समझने के लिए डायग्राम उठाओ। तो हमारे पास सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, सारे वर्टिकल फोर्सेस हैं। रिजल्टेंट फोर्स पहला केस, अगर टो के बाहर से पास करे, ये रहा हमारा टो, टो के बाहर से पास करे, हमारी डैम क्या कर जाएगी? ओवरटर्न कर जाएगी अबाउट दी टो।
पर अगर रिजल्टेंट पास कर रहा है कहाँ से, टो के अंदर से, तो ओवरटर्निंग नहीं होगी। नाउ द ओवरटर्निंग विल नॉट टेक प्लेस। तो डैम ओवरटर्न कब करता है, डैम ओवरटर्न कब करता है, डैम ओवरटर्न तब करता है जब रिजल्टेंट कहाँ से पास कर जाए, जब रिजल्टेंट पास कर जाए फ्रॉम आउटसाइड दी टो। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि ऐसी कंडीशन कभी मिलेगी नहीं आपको कि रिजल्टेंट क्या करे, टो के बाहर से पास कर जाए। ऐसी कंडीशन आपको कभी मिलेगी नहीं कि रिजल्टेंट टो के बाहर से पास कर जाए। क्यों? जब रिजल्टेंट टो के पास शिफ्ट हो रहा होता है तो हमारे डैम के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस भी बढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब डैम कंप्रेशन में पहले फेल कर जाता है, देन ओवरटर्निंग। तो कंप्रेशन में फेल कर जाएगा, यानी नौबत ही नहीं आएगी। तो जैसे जैसे रिजल्टेंट टो के पास बढ़ता जाता है या टो की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बढ़ते जाते हैं डैम के अंदर, और डैम कंप्रेशन में पहले फेल कर जाता है, देन ओवरटर्निंग। पर फिर भी लॉजिकली तो हम बात करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सो फॉर नो ओवरटर्निंग हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर नो ओवरटर्निंग क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी, जो हमारी रेजिस्टिंग मोमेंट है वो ओवरटर्निंग मोमेंट से क्या हो, ज्यादा हो। तो रेजिस्टिंग मोमेंट अगर ओवरटर्निंग मोमेंट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ओवरटर्निंग विल नॉट टेक प्लेस। सो टू प्रिवेंट दी ओवरटर्न, तो ओवरटर्न प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरटर्न प्रिवेंट करने के लिए रेजिस्टिंग मोमेंट शुड बी मोर देन दी ओवरटर्निंग मोमेंट। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग की कितनी आ जाएगी, रेजिस्टिंग मोमेंट बाय ओवरटर्निंग मोमेंट, ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी मोर देन 1। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग के लिए कितनी रखी जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग के लिए कितनी रखी जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ओवरटर्निंग शुड बी केप्ट इन द रेंज ऑफ व्हाट, शुड बी केप्ट इन द रेंज ऑफ 1.5 to 3। तो पहला केस आ गया, दिस इज द फर्स्ट केस। क्लियर है? तो ये पहला मोड ऑफ फेलियर आ गया, दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ फेलियर। चेक करो, नोट कर लो सारी। नोट कीजिए फटाफट। सो फर्स्ट मोड ऑफ फेलियर मैंने बता दिया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो, इतना टाइम थोड़ी ना होता है एक टॉपिक पे इतना टाइम वेस्ट करें।
वो कर लिया सबने? नोटेड? चले, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द नेक्स्ट ऑफ द मोड ऑफ फेलियर, कंप्रेशन फेलियर. द नेक्स्ट ऑफ द मोड ऑफ फेलियर इज टर्म्ड एज कंप्रेशन फेलियर. अब क्या है कंप्रेशन फेलियर की बात करें? पीछे हमने ये डिस्कस किया था कि जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेज अगर टो के बाहर जाता है या टो की तरफ प्रोसीड करता है, रिजल्टेंट दिखा रखा है, ये रिजल्टेंट है मेरा, अगर ये टो की तरफ प्रोसीड करेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बढ़ते जाते हैं डैम में और वो फेल कर जाता है अंडर कंप्रेशन. ये फेल कर जाता है अंडर कंप्रेशन. इस बात को समझने के लिए, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए अब मैंने एक नया मोड ही बना दिया फेलियर का. अब मोड बनाया फेलियर का कंप्रेशन फेलियर. तो पहला केस लेते हैं. पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि जब हमारा रिजर्वोयर क्या हो, फुल हो. क्लियर है? चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू. चलो, अब क्या है हमारा कंप्रेशन फेलियर? पहला, रिजर्वोयर फुल है. अब जो रिजर्वोयर फुल है ये कैसे फेल करता है? सो डैम में फेल बाय फेलियर ऑफ इट्स मटेरियल अगेंस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन द डैम. तो डैम फेल करेगा कब? जब उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएंगे. अब जो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इसमें दो कंपोनेंट लगे होते हैं. इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट स्ट्रेस का और एक हमारा होता है बेंडिंग स्ट्रेस का. इस बात को समझने के लिए भी आपके सामने डैम बना हुआ है. जरा चेक करो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज, और दोनों को रिजल्टेंट भी निकाल के दिखा रखा है. तो रिजल्टेंट भी दोनों का दिखा रहेगा. सो बोथ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ इज आल्सो बीइंग शोन टू यू. अब इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, अब स्ट्रेस किस किस की वजह से डेवलप होगा? एक, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्सेस का, डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप करेगा. तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या निकल के आएगी मेरी? डायरेक्ट स्ट्रेस निकल के आएगी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइड बाय द बेस एरिया ऑफ द डैम. दूसरा, बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस मोमेंट को लगा सकता हूँ. मोमेंट कितनी होगी? मोमेंट निकल के आ जाएगी मेरी किसकी वजह से? मोमेंट भी जो रिजल्टेंट है, जो वर्टिकल फोर्सेस है, इसकी एसेंट्रिसिटी है ई, इसकी एसेंट्रिसिटी है ई. सो एसेंट्रिसिटी इज ई. तो रिजल्टेंट मोमेंट कितना आया? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इनटू ई. तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इनटू ई. अब इसकी वजह से भी स्ट्रेस निकल के आएगा. बेंडिंग की थ्योरी लगा देंगे. ये लिए बेंडिंग की थ्योरी लगाई, ये तो हमारा क्या आ गया? एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस. बेंडिंग की थ्योरी लगाई, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई. तो यही है. तो सिग्मा की वैल्यू निकाल ली, एफ बाय वाई मतलब सिग्मा बाय वाई लिख सकते हो. तो एफ निकाल लिया आपने. तो हम क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा निकाल सकते हैं. तो एम मोमेंट कितना आया? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इनटू एसेंट्रिसिटी. आई बाय वाई, भैया रेक्टेंगल बना है तो जेड, जेड कितना होता है? जेड कितना होता है हमारा? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ जेड? जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? बी डी स्क्वायर बाय 6. बी कितनी है हमारी? 1. 1 मीटर कंसिडर करिए लेंथ हमने. डी कितनी है हमारी? बी के बराबर. तो बी डी स्क्वायर बाय 6. क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? चले, तो दोनों को जोड़ दो. दोनों को जोड़ दिया भैया. ये तो मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस था, ये मेरा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस आ गया. तो समेशन v इंटू ई अपॉन बी स्क्वायर इंटू 6. ये कंप्रेसिव और ये टेंसाइल है. अब जरा देखो कहाँ कंप्रेसिव होगा, कहाँ टेंसाइल होगा. तो ये मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है मेरा, द मोमेंट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसकी डायरेक्शन दिखाई आपको. देखो टो की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा. तो टो की तरफ तो एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगी, बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगी. पर हील की तरफ बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल हो जाएगी और डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेसिव हो जाएगी. तो टोटल स्ट्रेस निकाल सकते हैं दोनों को जोड़ के. तो दोनों को जोड़ा, कहाँ जोड़ा हुआ है भैया? ये रहा. तो टोटल स्ट्रेस निकल के आ गई. इट इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस. तो जोड़ा, देखो टो में ये क्या जुड़ी हुई है? डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस. ये क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस. ये क्या है? डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस. हील में कंप्रेसिव है और ये क्या है? टेंसाइल है, बेंडिंग स्ट्रेस. क्लियर है?
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? नोट करो फटाफट। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे मेरा रिजल्टेंट टो की तरफ बढ़ता जाएगा एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी। एसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी तो मेरे जो स्ट्रेसेस हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। तो ओवरटर्न होने से पहले ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है हमारे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाते हैं। तो हमारा डैम किस में फेल कर जाता है? हमारा डैम फेल कर जाता है कंप्रेशन के अंदर, और डैम्स फेल्स इन कंप्रेशन। तो बस ये बात निकल के आती है। नोट करो फटाफट चले। नोट करिए। नोट कर लिया सबने? देखो, अब ये सारी पॉसिबिलिटी बना के दिखा रखी है आपको। अगर हमारी एसेंट्रिसिटी b/6 से कम है, चेक करो ये रहा, एसेंट्रिसिटी अगर b/6 से कम है, इफ द एसेंट्रिसिटी इज लेस देन b/6, तो टो पे भी कंप्रेशन है और हील पे भी कंप्रेशन है। एसेंट्रिसिटी अगर b/6 से कम हुई तो हील पे भी कंप्रेशन आ जाएगा, टो पे भी कंप्रेशन आएगा। तो हील और टो दोनों पे ही कंप्रेशन है। ऑन बोथ यू विल बी गेटिंग द कंप्रेशन। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वन एंड द सेम थिंग। अगर मेरी एसेंट्रिसिटी b/6 के बराबर है तो टो पे तो कंप्रेशन होगा, हील पे स्ट्रेस जीरो आ जाएगी। ठीक है भैया, हील पे स्ट्रेस जीरो है। पर अगर एसेंट्रिसिटी b/6 से ज़्यादा निकल के आती है तो टो पे तो कंप्रेशन है ही, हील पे क्या हो जाएगा? टेंशन आ जाएगी। तो योर डैम विल फेल इन टेंशन। तो अगर आपको टेंशन में फॉलो नहीं कराना डैम को, अगर आपको टेंशन में फेल नहीं कराना डैम को, इन दैट केस एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी रखोगे? तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी रखोगे? b/6 के बराबर या कम रखोगे। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू b/6। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अभी हमारा था केस जब रिजर्वोयर एम्प्टी है, सॉरी रिजर्वोयर फुल है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे जब रिजर्वोयर फुल था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात करेंगे जब रिजर्वोयर हमारा एम्प्टी है, व्हेन द रिजर्वोयर इज एम्प्टी। तो रिजर्वोयर एम्प्टी कंडीशन के अंदर हमारा क्रिटिकल केस कब बना था? रिजर्वोयर एम्प्टी कंडीशन के अंदर हमारा क्रिटिकल केस तब बना था, our critical case was that when the horizontal inertial force due to earthquake was acting towards the reservoir। तो जो हॉरिजॉन्टल इनर्शियल फोर्स था वो रिजर्वोयर की तरफ एक्ट कर रहा था, यानी एक्सेलरेशन कहाँ थी? एक्सेलरेशन वाज अवे फ्रॉम द रिजर्वोयर। हमारी एक्सेलरेशन रिजर्वोयर से दूर थी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, पर जो इनर्शियल फोर्स था वो कहाँ लग रहा था? वो रिजर्वोयर की तरफ लग रहा था। क्लियर है? अब इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ से पास करेगा? हील की तरफ से पास करेगा। इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगी? हील पे डेवलप होगी। मिनिमम कहाँ डेवलप होगी? टो पे डेवलप होगी। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हील पे कंप्रेशन आ जाएगी, टो पे क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी। क्लियर है? चलें आगे। तो सिचुएशन जस्ट उल्टी है, सिचुएशन इज जस्ट अपोजिट।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, डायग्राम भी आ गया। अच्छा, मिनिमम अगर नेगेटिव निकल के आ गया, इसका मतलब टेंशन कहाँ डेवलप हो जाएगी? टो पे डेवलप हो जाएगी। अच्छा, बात करते हैं फेलियर ड्यू टू कंप्रेशन स्ट्रेस। यही बात कर रहे थे हम कि फेलियर कंप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। अगर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सीड कर जाए अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को, अगर हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सीड कर जाए अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को, यदि मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सीड्स अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारा डैम फेल कर जाएगा क्रशिंग में। द डैम विल फेल इन क्रशिंग। तो डैम क्रशिंग में फेल कर जाता है। क्लियर है? नोट कीजिए, फटाफट चले आगे। तो पहला फेलियर ओवर टर्निंग का, दूसरा फेलियर किसका है? क्रशिंग का। नोट कीजिए फटाफट। कर लिया नोट? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज अ रिटेनिंग वॉल ऑफ ट्रेपेजोइडल सेक्शन हैविंग अ बेस विड्थ बी। ठीक है, रिटेनिंग वॉल ट्रेपेजोइडल सेक्शन है वॉल का, जैसे हमारा डैम का होता है ना ट्रेपेजोइडल सेक्शन। तो बोला रिटेनिंग वॉल है जिसका ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। ठीक है भैया, ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। 3D में बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये 3 डायमेंशनल व्यू है। तो रिटेनिंग वॉल है जिसका ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। बेस विड्थ आपको दे रखी है बी, सो बेस विड्थ इज गिवन टू बी बी। retains the earth at its back. ठीक है, for no tension to be developed at the base, the resultant force will intersect the base from the center line of the base within a distance of, अभी पीछे डिस्कस किया हमने, सेंट्रिसिटी की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? b/6 से कम होनी चाहिए। तो सेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन b/6। ये हमारा सेंटर है, जो आपका रिजल्टेंट है वो यहीं पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। रिजल्टेंट शुड इंटरसेक्ट हियर ओनली। ये हमारा मिडल थर्ड रीजन है। सो b/3 रीजन होता है, तो ये डिस्टेंस निकल के आती है हमारी b/6, और ये वाली भी वैल्यू निकल के आती है हमारी b/6। दिस वैल्यू इज ऑल्सो b/6। तो दोनों वैल्यूज हमारी b/6 बोथ दी वैल्यूज आर b/6। सो दिस इज ऑल्सो b/6 एंड दिस इज ऑल्सो b/6। दोनों वैल्यूज हमारी b/6। नोट कर लिया सबने? चलो
नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो अगला मोड ऑफ फेलियर क्या है हमारे पास? द नेक्स्ट ऑफ द मोड ऑफ फेलियर इज व्हाट? द नेक्स्ट ऑफ द मोड ऑफ फेलियर इज टेंशन फेलियर। द नेक्स्ट ऑफ द मोड ऑफ फेलियर इज टेंशन फेलियर। अब क्या है टेंशन फेलियर? पीछे ओवर टर्निंग था, फिर कंप्रेशन था, अब टेंशन था। अब ध्यान से सुनना इस टेंशन फेलियर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ग्रेविटी डैम को डिजाइन किया जाता है इस तरीके से कि उसमें टेंशन कहीं पर भी डेवलप नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारी कंक्रीट होती है वीक इन टेंशन। जो मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम के अंदर, वो आप 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हो। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेसेस व्हिच मे बी डेवलप्ड और which may be allowed to developed in the concrete dam is 500 kilonewton per meter square। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। This point is also understandable। Next, if tensile stresses are developed, it results in the formation of tension crack। अगर कहीं पर भी टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएंगे क्या होगा? टेंशन क्रैक डेवलप हो जाएगी। जैसे टेंशन क्रैक डेवलप हो जाएगी, जो अफेक्टिव विड्थ है लोड ट्रांसफर होने की वो कम हो जाएगी। जैसे अफेक्टिव विड्थ कम हुई, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट है कि आपका जो पी मैक्स है वो और बढ़ जाएगा। जो हमारा पी मैक्स है वो कैसे बढ़ जाएगा, इसको भी समझ सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। पी मैक्स की वैल्यू लिखी थी पीछे आपने, तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम ही खोल के बताता हूँ। डायग्राम से ये बात ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी। इट विल बी मच क्लियरर इफ यू अंडरस्टैंड दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो भैया, डायग्राम है, ये डैम का बेस है। डैम की बेस है, इसके ऊपर भी डैम चल रहा है, पर वो दिखाया नहीं है आपको, क्योंकि वो दिखाने का सेंस नहीं बनता। ये नीचे वाला पोर्शन है डैम का हमारा, ये टो बनी हुई है, हील बनी हुई है। अब जरा चेक करना, मान लो अगर हमारे हील पे टेंशन डेवलप हो जाती है, हील पे अगर टेंशन डेवलप हो जाती है, इस रीजन में टेंशन क्रैक आ गया, ये टेंशन क्रैक दिखा दिया आपको बेस पे। टेंशन क्रैक, इसने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, कॉन्टैक्ट लूज कर दिया। इसका मतलब पहले जो डैम की बेस विड्थ थी बी, अब कितनी हो गई? बी डैश। जैसे बेस विड्थ कम हो गई तो जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस था वो कितना था? सिग्मा वी बाय बी 1+6E/B। तो बेस विड्थ कम हुई, इससे हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कर गई? बढ़ गई। जैसे ही बेस विड्थ कम हुई, इससे हमारी मैक्सिमम विड्थ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, जो मैंने पीछे लिखा था। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। तो जैसे ही आपने बेस विड्थ को घटाने का प्रोसेस देखा, वैसे मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कर गया? वैसे मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कर गया? बढ़ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं अपलिफ्ट प्रेशर की, जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अपलिफ्ट प्रेशर विल आल्सो बी इंक्रीज। ये बात कैसे समझे? जरा देखो, मॉडिफाइड अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। पहले अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे थी? ट्रायंगुलर, ब्लैक कलर का ट्रायंगल। पर जैसे ही क्रैक डेवलप हुआ, इसने तो कॉन्टेक्ट लूज कर दिया, यहाँ पर तो कोई अपलिफ्ट प्रेशर नहीं है। अब जो रेड वाला ट्रायंगल है वो मेरा अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। अब जो रेड वाला ट्रायंगल है वो मेरा अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा? बढ़ जाएगा। चेक कर सकते हो, पहले वाला जो ट्रायंगल है और अब वाला जो ट्रायंगल है, रेड वाले ट्रायंगल का एरिया ज्यादा निकल के आता है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर अपलिफ्ट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो जो नेट अफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेट अफेक्टेड डाउनवर्ड फोर्स कम हुई, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? यानी सिग्मा वी आपका कम हुआ। ठीक है भैया, सिग्मा वी कम हुआ। अगर मेरा सिग्मा वी कम होता है तो मेरी रिजल्टेंट कहाँ शिफ्ट हो जाती है? मेरी रिजल्टेंट शिफ्ट हो जाती है मोर टुवर्ड्स दी टू। तो ये हमारी थी सिग्मा वी और ये थी हमारी सिग्मा एच, और इसका ही रिजल्टेंट था। तो ऑब्वियसली अगर सिग्मा वी कम होगा, सिग्मा एच का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट कहाँ शिफ्ट होता जाएगा? टू की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अगर रिजल्टेंट टू की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, सेंट्रिसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका पी मैक्स बढ़ा देगा। तो पी मैक्स के बढ़ने के पीछे दो रीजन होते हैं, एक विड्थ का कम होना, दूसरा एसेंट्रिसिटी का बढ़ना। जैसे एसेंट्रिसिटी बढ़ी, व्हाट विल हैपन? आपका पी मैक्स बढ़ जाएगा। पी मैक्स बढ़ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस बढ़ेंगे और ज्यादा टेंशन क्रैक डेवलप होंगे। टेंशन क्रैक डेवलप होंगे, फिर से ये प्रोसेस पी मैक्स और बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे आके पी मैक्स कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है। एक पॉइंट पे आके पी मैक्स कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाता है, आपका डैम फेल कर जाएगा। इसका मतलब जो टेंशन क्रैक है, इसका मतलब जो टेंशन क्रैक है वो एक्चुअल में फेलियर नहीं करा रहा। फेलियर तो कंप्रेशन की वजह से हो रही है, पर टेंशन क्रैक के डेवलप होने से कंप्रेशन का फेलियर इनिशिएट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो जो टेंशन डेवलप होती है डैम में, वो इनडायरेक्ट फेल कराता है डैम को, पर फेलियर किसकी वजह से होता है? फेलियर तो कंप्रेशन की वजह से ही होता है। तो यही कहानी लिखी हुई है यहाँ पे।
क्लियर है पूरी कहानी? चले चले आगे। तो टेंशन की मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग सी थी, इसलिए टेंशन क्रैक क्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए टेंशन क्रैक डेवलप ही नहीं होनी चाहिए। So hence tension crack itself does not fail the dam, but it leads to the failure of the dam by producing the excessive compressive stresses. इसलिए अगर आपको टेंशन डेवलप नहीं कराना तो हमारी मिनिमम वैल्यू जीरो होनी चाहिए, एसेंट्रिसिटी b/6 या उससे कम होनी चाहिए। अगर एसेंट्रिसिटी b/6 से ज़्यादा हुई, टेंशन की वजह से फेलियर होगा। फिर से टेंशन डायरेक्टली फेल नहीं कराएगा, फेल तो कंप्रेशन ही कराएगा, पर इनडायरेक्टली इट विल बी ड्यू टू व्हाट, बट इनडायरेक्टली इट विल बी ड्यू टू टेंशन ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट, रिजर्वोयर फुल रिजर्वोयर एम्प्टी दोनों केस में होता है, तो दोनों केस में होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एसेंट्रिसिटी b/6 सेंटर के दोनों तरफ, सेंटर के दोनों तरफ, तो इसका मतलब एसेंट्रिसिटी किसके अंदर लाई करे, मिडल 1/3 रीजन में लाई करे, इट शुड बी इन मिडल 1/3 रीजन, so resultant force must be within middle 1/3 region of the dam. क्लियर है पूरी कहानी? तो ये कंप्लीट होती है हमारे टेंशन फेलियर की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ टेंशन फेलियर। द नेक्स्ट ऑफ द मोड ऑफ फेलियर इज स्लाइडिंग फेलियर। तो पहला फेलियर ओवरटर्निंग, दूसरा फेलियर कंप्रेशन फेलियर, तीसरा फेलियर टेंशन फेलियर। स्लाइडिंग, अब ये वापस डैम बना हुआ है, स्लाइडिंग कब होगी, जब मेरा नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स किससे ज़्यादा हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए। सो स्लाइडिंग और shear फेलियर विल अकर, स्लाइडिंग और shear फेलियर विल अकर only when the horizontal forces are more than the frictional forces. So for no sliding, आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो, कम हो। आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो, कम हो, शुड बी लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू इनटू एन, एन क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। खत्म हो गई कहानी। तो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग क्या है, हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग क्या होगी, so our factor of safety against sliding can be computed, it will be equal to what, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, so mu into sigma v, जो स्लाइडिंग करा रहा है सिग्मा h। क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देखो अगर छोटा मोटा डैम है तो हम शेयर स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करते, अगर छोटा मोटा डैम है हम शेयर स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करते, विल नॉट कंसीडर द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द डैम। पर अगर डैम जिसकी साइज बहुत बड़ी है, सो फॉर इकोनॉमिक कंसिडरेशन हम शेयर स्ट्रेंथ भी कंसिडर कर लेते हैं। सो क्यू क्या है हमारी, एवरेज शेयर स्ट्रेंथ, कहाँ डेवलप होगी, बेस पे डेवलप होगी, मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ बेस, तो मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ बेस। क्लियर है? वैल्यू भी दे रखी है आपको, ये म्यू है, एच नहीं है। म्यू की वैल्यू है 0.65 से लेके 0.75 के बीच में, और जो एवरेज शेयर स्ट्रेंथ है जॉइंट की 1400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारे मोड ऑफ फेलियर कंप्लीट हो गए हमारे, ऑल दी मोड्स ऑफ फेलियर आर कंप्लीटेड। क्लियर है? स्लाइडिंग वाला केस भी कंप्लीटेड। चलो अब बात आती है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। तो प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस ये अगले लेक्चर में कराऊंगा, दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा भी नहीं, तो उसको अगले लेक्चर में लेके जाएंगे। दिस आई विल बी रेफरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।
तो उसको कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।